सोसाइटी समाज स्थापित करने की प्रक्रिया सीरियल होता है। सबसे पहले मैं बीकानेर के आयोजक महेंद्र कोठारी जी, गुप्ता जी, सभी का अत्यंत आभारी हूँ। उन्होंने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और एक मौका दिया। इस देश की बदलती परिस्थिति के मुख्य कारणों का हम सब मिलकर एक कार्य करें और उसके लिए जन जागृति कार्यक्रम हम यहाँ पर आकर अपने विचार काफी संख्या कम है। तो एक बात बता दूं, भेड़ों का झुंड होता है, शेरों का झुंड नहीं होता। जितने भी आए हैं बाकी काफी हैं, सभी देर के बाद अब यही संदेश लेकर हम आगे जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले मीटिंग में बीकानेर में इससे 4 गुना बड़े बल की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें सारे लोग अब सोसाइटी फॉर पावर जस्टिस के बारे में मुझे आपसे कुछ विचार रखना है। सबसे पहले तो बता दूं कि फॉर पावर जस्टिस जो है वो हमारी पेरेंट बॉडी है, जो सारी व्यवस्थाएं करती है हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में न्याय में सुधार लाने के लिए। उसका एक भाग बना दिया गया है सोसाइटी फॉर पावर जस्टिस। लक्ष्य एक ही है कि आज की तारीख में अगर एक अकेला लड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, और भारत जैसे विशाल देश में अगर कोई भी कार्य करना है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर करना है, तो बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए ये परिकल्पना श्री भगवान जी दयानंद जी और उनके मित्रों की है, और उन्होंने तन मन धन से निश्चय किया कि पूरे हिंदुस्तान में हम इसका आंदोलन छेड़ेंगे। क्योंकि न्याय तंत्र की बात सुनने के बाद मुझे मुंबई की एक घटना याद आती है, जो हकीकत में मुझे सत्य नजर आती है। क्योंकि मैं जब तमिलनाडु में रहता था, मुंबई पहुंचा, मैंने एक दोस्त से फोन किया। मैंने कहा चलो आज लोनावाला चलना है। मेरे दोस्त ने कहा मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? कहता आज मुझे अनाड़ी कोर्ट जाना है। अब जिस देश में न्याय तंत्र को भी अनाड़ी कहा जाए, यानी मुंबई में मजिस्ट्रेट कोर्ट को आज अनाड़ी कोर्ट कहा जाता है। वहां पर जो जज कहता है वो सुन लो, नहीं सुना तो 100 का 200, 500, 200 का 400। यानी पहली बार अगर स्वीकार कर लिया तो अच्छा है, वरना जितना आर्गुमेंट करोगे उतनी ज्यादा लगेगी। और हकीकत में जब मैंने मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट की हालत देखी तो मुझे लगता है कि अनाड़ी में थोड़े समझदार मजिस्ट्रेट कोर्ट की हालत इतनी खराब है। ये न्याय तंत्र का सबसे निचला स्तर इतना गिरा हुआ हो, और जिस समाज में न्याय तंत्र को अनाड़ी की तरफ सोचा जाता हो, उस देश में हम सब अगर आज भी पैसा ही कमाते रहेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले दिनों में आपने जो भी पैसा कमाया है ना, वो नेता, सरकारी अधिकारी, पुलिस, एडवोकेट, पुलिस जज ही खाएंगे। और ये आज हुआ है जो मैं देख रहा हूँ। हम इतनी विकट परिस्थिति में, और याद रखिएगा, अन्याय करने वाला कोई भी व्यक्ति अमेरिका और लंदन से नहीं आया है, जापान से और अमेरिका से नहीं आया है। अन्याय करने वाला भी या तो हमारा दोस्त है, या हमारा स्नेही है, या हमारा संबंधी है, या हमारा सज्जन है। यानी जितनी भी व्यवस्था आज अगर बिगड़ी हुई है तो उसमें कहीं न कहीं हमारे अपने लोग भी हैं। मैं आपको अभी यहाँ बैठा था, कुछ भाइयों के साथ बातचीत करी तो मैंने कहा कि मैं मुंबई की सोसाइटी में रहता हूँ। मेरी ही बिल्डिंग में एक महानगर पालिका का रोड बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने कहा इतना पैसा देने के बाद हर 6 महीने के बाद रोड खराब क्यों हो जाते हैं? 50% देना पड़ता है। अब मुझे बताइए, जो मेरे साथ बिल्डिंग में रहता है उसको समझाना, उसको बताना हमारा कर्तव्य है या नहीं? यानी आज जितनी भी व्यवस्था खराब है, उस व्यवस्था के लिए किसी एक व्यक्ति को, एक संस्था को हम जिम्मेदार नहीं मानते। हम सब ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाला भी हम में से ही कोई है।
आज किसी अन्य व्यक्ति से दूसरे से लड़ना हो, ब्रिटिश सरकार से लड़ना था तो भगत सिंह ने बम फेंक दिया, लेकिन आज हम ये काम नहीं कर सकते। और इसीलिए बड़ी गंभीरता के साथ चिंतन करने के बाद हम लोगों ने निश्चय किया है कि पहले न्यायतंत्र को चुनौती दे दी जाए कि आप अपने आप को सुधार लो। आज तक इतिहास में कभी भी न्यायतंत्र के विरुद्ध हमारे देश में कभी भी आवाज नहीं उठी है, लेकिन पिछले दिनों में जो हादसे हुए हैं उस हादसों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हो सकता है कि जनता कभी भी न्यायतंत्र के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती है। एक उदाहरण देता हूँ अक्कू यादव का, नागपुर की घटना। अक्कू यादव करके एक व्यक्ति था जो हमेशा महिलाओं पर अत्याचार करता था। महिलाएं बहुत परेशान हो गई। ये परिस्थिति ऐसी हो गई कि अक्कू यादव को 200 महिलाएं कोर्ट में आकर जज के सामने मारा। जज ने कुछ नहीं किया, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जजों के लिए संकेत है कि आने वाले दिनों में अगर महिलाओं ने किया है परेशान होकर, तो कोई भी जनता का कोई भी सदस्य, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे बॉम्बे का हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, उसको आने वाले दिनों में इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। आप उदाहरण हमारे लिए दीजिए। हमने 2 साल पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में 34 जजों को लेटर लिख के भेज दिया कि अगर आप न्यायतंत्र में न्याय नहीं दे सकते हैं तो आप माफ कीजिए। बड़ा दुख होता है। मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता, लेकिन किसी जज ने आज तक मुझे जवाब नहीं दिया। तो कंटेम्प्ट का सवाल किधर आएगा? मैंने जो कागज डाले थे, अगर वो बात खुल जाती तो मैं नंगा नहीं होता, न्यायतंत्र बनता हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो आंख बंद करके नहीं करते। और हमने भी 16 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किए, उसमें से 9 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जजमेंट हमारे फेवर में आए। लोगों को शिकायत है कि कोर्ट में फैसले नहीं होते हैं। मेरे पास एक जजमेंट है 10 दिन के अंदर मुझे मिला है बॉम्बे हाई कोर्ट से, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में पीआई थी। वो लोग मुंबई की ओपन स्पेस में सब कुछ बनाना चाहते थे। हमने महानगर पालिका के अगेंस्ट में केस किया, सामने से कोई आदमी नहीं आया, और ठीक 10 दिन के अंदर मैंने जो मांगा था 100% मेरा प्रेयर एक्सेप्ट हो गया। और आज की तारीख में वो प्रेयर आज 8 महीना से वहां पर कोई काम नहीं होता है किसी पॉलिटिशियन। हमने और एक केस किया था, उसका 20 दिन के अंदर जजमेंट आ गया। हमने अभी एक बहुत बड़े बिल्डर के अगेंस्ट में केस किया, उसको 2000 करोड़ की पेनल्टी लगी। इतना ही नहीं, उसको 3000 घर गरीबों के लिए बनाने का आदेश दिया गया। यानी ऐसी बात नहीं है कि मैं न्यायतंत्र से एकदम खफा हूं, लेकिन अभी जो परिस्थिति देख रहा हूं, उस परिस्थिति में आज नहीं तो कल हम सबको आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन करना पड़ेगा उसी दिशा में जन जागरण अत्यंत आवश्यक है। और जन जागरण के लिए ही भगवान जी का हमारे यहाँ पर आपके यहाँ विका देते आए। अब सोसाइटी फॉर पास्ट जस्टिस के बारे में बता दूं। सोसाइटी फॉर पास्ट जस्टिस जो है वो अलग संस्था, हर एक शहर में हम इस प्रकार के संस्था का व्यवस्था करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हम पूरे हिंदुस्तान में इसका एक आंदोलन छेड़ेंगे, उस समय ये सारी संस्थाएं मिलकर एकत्रित होकर ही न्याय के खिलाफ रहेंगे। क्योंकि हमारे देश का न्याय तंत्र वो हमारे देश के परिस्थिति के अनुसार नहीं बना हुआ है। इसमें मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो भी हमारे देश में कानून है वो दमन की नीति के आधार पर बने हुए हैं, हमारे देश की व्यवस्था के लिए नहीं बने हैं। और यही कारण है कि आज जो कुछ भी अन्याय हो रहा है, ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे दमन करने के लिए, वही कानून चालू है, जिसके कारण आज जो पद पर बैठ गया है और जो पद पर बैठकर आदमी को महत्व मिलता है हमेशा दूसरे को दबाता है, तो वही दमन की नीति के आधार पर बनाए गए कानून के कारण हमारे देश में चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी सरकारी अधिकार हो, हर जनता के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। अब इसमें अगर परिवर्तन लाना है तो जन जागरण अत्यंत आवश्यक है। अब सोसाइटी फॉर पास्ट जस्टिस मुंबई का मैं अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। मुंबई में हम लोग बहुत सारे नागरिक सुविधा वाले समस्याओं को लेते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षण करते हैं। इसी प्रकार अगर आप सोसाइटी फॉर पास्ट जस्टिस को बीकानेर में बनाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमने देखी। कल और आज के बीच कल महेंद्र भाई और मनोज कामरा जी हमारे साथ चले थे। हम लोग करीब 1.5 घंटा बीकानेर घूमे। हम लोगों ने देखा
कि यहाँ पर गली गली में छोटे छोटे नालियाँ हैं। अब घर के बाहर नालियाँ रहेंगी तो गर्मी के सीजन में जो मच्छर बनेंगे ना, उससे बीकानेर में बीमारियाँ बढ़ने वाली। खुली नाली, अगर आप इसको देखें ड्रेनेज सिस्टम, तो मुझे लगता है बीकानेर में जो ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है वो इधर आ जाएगी। बगल हम लोगों ने जो व्यवस्था देखी, और जो व्यवस्था यहाँ पर है वो तकलीफें हिंदुस्तान के हर शहर हर नगर में है। ये कोई खाली बीकानेर को लागू नहीं समझता है। लेकिन अगर सोसाइटी को पास जस्टिस की आप स्थापना करते हैं, उसके बाद इस तरह के नागरिक के साथ डे टू डे जुड़े हुए विषयों पर अगर आप सरकार और सरकारी अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनसे पूरे समाज को लाभ होता है। अब ये सोसाइटी को पास जस्टिस को अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसके लिए कम से कम 5 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो आरंभ में सोसाइटी फॉर पास जस्टिस बीकानेर। अब हम लोगों ने क्या किया है कि एक ही नाम की सब जगह संस्थाएं नहीं होंगी, लेकिन एक ही नाम के साथ उस शहर का नाम जोड़ दिया जाएगा। यानी अगर सोसाइटी फॉर पास जस्टिस है, अगर जम्मू में बना है तो सोसाइटी फॉर पास जस्टिस जम्मू, अगर मान लीजिए राजौरी में बना है वहाँ का नाम दे दिया गया, बड़ौदा में बनेगा तो सोसाइटी फॉर पास जस्टिस बड़ौदा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो सोसाइटी फॉर पास जस्टिस बीकानेर रहेगा। और इसमें से आप यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसमें से 5 समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति आगे बढ़कर सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करा दें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। तो आप कोई भी 5 व्यक्ति आकर अपना नाम लगा के सबसे पहले एप्लीकेशन डाल दीजिए। इसके बाद उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, क्योंकि कोई भी संस्था बनती है तो उसका कोई ऑब्जेक्ट देना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऑब्जेक्ट के मुख्य जो हमारे हैं वो यही है कि न्याय के साथ जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ही हम अधिक से अधिक इस सोसाइटी के अंतर्गत लेंगे, और साथ में समाज के साथ जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उस पर हम लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो सोसाइटी को पास जस्टिस बन जाने के बाद आज अगर आपको राइट टू इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन करनी है तो व्यक्तिगत रूप से अगर आप करते हैं तो आप नजर में आते हैं, लेकिन सोसाइटी को पास जस्टिस करती है तो वो व्यक्तियों का एक समूह है जिन्होंने मिलकर किया है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, कल दूसरा भी बन सकता है। यानी कहने का मतलब ये, जब सोसाइटी को पास जस्टिस जैसे संस्था की आप स्थापना कर लेते हैं तो बहुत सारे आपके साथ डे टू डे इश्यूज से जुड़े हुए बीकानेर में उसको आप इस संस्था के माध्यम से ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके यहाँ बहुत सारी हवेलियां हैं, हम लोग कल गए, हकीकत में बहुत ही ये हवेलियों का इतना सुंदर शहर है, लेकिन हवेली के प्रति जो सरकार की उदासीनता है उसको दूर करने के लिए सोसाइटी को पास जस्टिस चैरिटेबल संस्था है, और इस माध्यम से अगर आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करते हैं तो बहुत सारे कार्य जो आपके दिनों दिमाग में है कि भाई नहीं, अगर हमारा बीकानेर हवेलियों का शहर है तो जितने भी हवेली हैं उसके सुरक्षित ना रहे, उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार अपनी ओर से योगदान देगी, और ये संभव है। और ये हमारे देश के कानून में इस तरह के सब चीज के लिए प्रावधान है। पुरातत्व विभाग जो है वो इस तरह के बहुत सारी पुरानी हमारी जो है 100 साल से अधिक उन सभी स्थितियों के लिए काफी अच्छा फंड हर साल होता है। लेकिन हमने जो यहाँ पे हालत देख रहे पता चला जिससे बोर्ड लगा है, बाकी आगे कुछ होता नहीं है, भी करते रहे और होम्योपैथी बताते रहे। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको यदि आप लेते हैं तो सोसाइटी को पास जस्टिस को फॉर्म करने के बाद आप बहुत सारी नागरिक समस्याओं को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संस्था के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। अब रास्ते खराब है, मैंने एक उदाहरण दिया था मुंबई से। अब यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है मुझे मालूम नहीं है, तो आप लोग जानते हैं, आप नगर निगम तो है ही। मैं आपको हमारे क्षेत्र की बात बताता हूँ। मैं मुंबई के बोरीवली में रहता हूँ। हमारे यहाँ रोड बना, रोड अच्छा नहीं बना। मैंने सिर्फ राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर महानगर पालिका के रोड डिपार्टमेंट को लिखा कि भाई आपने जो रोड बनाया उसकी कॉपी दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर का नाम दीजिए, एड्रेस दीजिए, कौन से ऑफिसर ने इसको सर्टिफाई किया है कि रोड सही है, उसका सब डिटेल दीजिए।
कब रोड स्टार्ट किया, कब रोड खत्म किया, ऐसी मैंने 7 इंक्वायरी राइट इन्फॉर्मेशन में की और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मंगाई। आप नहीं मानेंगे, 7 दिनों के अंदर मुझे अभी कुछ मिला नहीं है, क्योंकि 30 दिन का समय होता है रात 22 दिन। मेरा पत्र वहाँ पर भेजा रोड डिपार्टमेंट में और हमारा एरिया का 2 किलोमीटर का रोड 7 दिन के अंदर कटा। ऐसा आप नहीं होता, लेकिन पीछे बढ़ना। आज हम लोगों ने इतने सारे बिल्डर में, आज खुद बिल्डर है भगवान जी भाई, फिर भी बिल्डर के अगेंस्ट में केस करते हैं। हजारों और लाखों रुपए की पेनल्टी बिल्डरों को लगी है, क्योंकि हम गलत नहीं करते, हमें भाई नहीं होता। अब मुझे बताइए कि एक बिल्डर ने, अगर मान लीजिए हमने एक केस किया जिसमें करीब मुंबई महानगर पालिका को 2000 करोड़ रुपए पेनल्टी के रूप में जमा। कितने? हमने आज से 6 साल पहले 154 बिल्डिंग, उसका नाम है 154 बिल्डिंग के, वो केस हमारी फेवर में जजमेंट आ गया 3 साल के बाद, और उस जजमेंट के आधार पर महानगर पालिका ने सबकी इंक्वायरी की तो 3000 बिल्डिंग ऐसे निकले और उसके पास से करीब 2000 करोड़ जमा हुआ। अब देखिए किस तरह से समाज का काम हो रहा है, इसकी बात बता कि 2000 करोड़ रुपया जो मिला उसमें अगर 50% भी खाया जाता है तो कम से कम मुंबई का 1000 काम हुआ कि नहीं। इस तरह से अगर बिल्डर से 2000 करोड़ जमा करने जाते कोई देता क्या? कोई नहीं देता, लेकिन दिया 1000 करोड़ का तो काम हुआ एक तरफ। दूसरा, एक भय पैदा हो गया जिसके कारण बिल्डरों में जो गलत कर रहे थे वो गलत करना भी उन्होंने बंद कर दिया। यानी सोसाइटी को फास्ट जस्टिस बनाना है। 5 लोग आगे आइए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को समझिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अधिकांश जो उद्देश्य वो यही है कि न्याय तंत्र के साथ जुड़े हुए हर समस्या के ऊपर किसी भी प्रकार का लोगों को शिक्षा देना, वो कार्य करना, वो सारे जो है मुख्य हमारे उद्देश्य रहेंगे। इसमें करीब हम लोगों ने तो करीब 30 के आसपास उद्देश्य रखे हैं। कभी एक छोटे छोटे उद्देश्य तो नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मुख्य उद्देश्य में कि लोगों को न्याय तंत्र के बारे में बताना, जागरण करना, सिस्टम को मॉनिटर करना, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको गति से देना, और छोटे छोटे दूसरे दिए गए जिसको अगर आप पढ़ेंगे जो भी 5 आदमी आगे आएंगे उस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आगे जो भी विभाग के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है वो आप कर सकते हैं, और इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो सेंट्रल एक्ट है उसके अंतर्गत आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद आपके राज्य के जो कानून होंगे, जैसे मुंबई में चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट कंपल्सरी है, अब यहाँ पर है कि नहीं हमें नहीं मालूम, किंतु केंद्रीय कानून जो है उसके मुताबिक आप इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो आसान तरीका भी है। इसके बाद इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाए कि भाई अगर कमेटी किस प्रकार से बनेगी, कमेटी किस तरह से कार्य करेगी, कौन कौन ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या अधिकार रहेंगे, वो सारी चीजें हमने छोटे से बुकलेट के अंदर दे दी है। जो हम चाहेंगे कि आप में से यहाँ के जो भी 4-5 लोग आगे आए, इसके बाद आप कमेटी को 20 आदमी तक भी लेके जा सकते हो। 20 या 21 लोग मिलकर इस संस्था को चला सकते हैं। मेंबरशिप कैसी रखनी, क्या रखनी, वो आप अपने नजर के इच्छा के अनुसार आप सब काम कर सकते हैं। ये सब बनाने के लिए किसी भी प्रकार की और भी अगर आपको जानकारी की आवश्यकता पड़े तो कभी भी आप ईमेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से जो बताएंगे तो आपको हर चीज के बारे में बता दिया जाएगा कि भाई रनिंग कमेटी का प्रोसीडिंग क्या होगा, मीटिंग आप किस प्रकार से कंडक्ट करेंगे, वार्षिक सभा आप किस प्रकार से बुलाएंगे, विशेष सभाओं को किस प्रकार से आयोजित किया जा सकता है, सर्कुलर किस तरह से भेजा जा सकते हैं, वोट करने का अधिकार किसे है, कार्य कैसे किया जाएगा, बैंक अकाउंट एंड ऑडिट, इस प्रकार आपकी संस्था के साथ जुड़े हुए जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं उसके बारे में सारी जानकारी बुकलेट के अंदर दी, ताकि जो भी अगर आप यहाँ पर सोसाइटी को फास्ट जस्टिस दिखाने बनाएंगे तो आपको उतनी आसानी रहेगी समझने में कि आपको आने वाले दिनों में जब सोसाइटी को फास्ट जस्टिस बनानी है तो उसको 3 विषयों पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो मुख्य बात करनी है वो यही है कि हम जब यहाँ पर आ आए हैं तो जन जागरण जो है वो हमारा मुख्य लक्ष्य है, और इसी संदर्भ में सब लोगों की बात सुनने के बाद मैं समझता हूँ अधिक समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही समझ लेना है कि अगर न्याय तंत्र ने इस देश में न्याय नहीं दिया
और जो आज परिस्थिति है वो इस बात का संकेत देती है कि आने वाले दिनों में इस देश में न्याय तंत्र क्या होगा कहना मुश्किल है। मैंने तो एक बार एक जजों की सभा में मुंबई में एक कार्यक्रम था, सेव जुडिशरी सेव नेशन, उसमें मैंने एक जज थे, उनका नाम था कृष्णा अय्यर, जिन्होंने मैंने उनसे सवाल किया, आप नहीं मानेंगे, सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा हिंदुस्तान में न्याय नहीं होता, इसका मुख्य कारण यह है कि न्यायाधीश को न्याय देने की इच्छा नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने उनसे एक सवाल किया था, उस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि मुंबई में एक कानून बना, राज्य सरकार ने कानून बनाया, मैंने उस कानून को चैलेंज किया, कानून आज भी स्टे मिला हुआ है 11 साल हो गए। अब सोचिए कि बाला साहब ठाकरे शिवसेना बहुत बड़ी वहां की एक ताकत वाली पॉलिटिकल पार्टी कही जाती है, उसने एक कानून बनाया था कि प्रत्येक दुकानदार को देवनागरी भाषा में अपना दुकान का नाम लिखना होगा। हमने कहा लिखने में हमें कोई इतराज नहीं है, देवनागरी भाषा हमारी भारतीय भाषा मराठी की देवनागरी लिपि है, लेकिन जिस तरह दादागिरी से किया गया था हमने उसको चैलेंज किया, और चैलेंज करने से 1 मिनट में मुझे स्टे मिल गया। आप सोचिए कि बना हुआ कानून भी रद्द हो सकता है, बना हुआ कानून भी हटाया जा सकता है अगर आपको संविधान का नाम हो। आज भी 11 साल से वो स्टे चालू है। अब जब हमने उस कानून को चैलेंज किया तो हमने कहा कि आपने मुझे स्टे क्यों दिया? मैंने कहा मुझे फैसला चाहिए, मैं स्टे के लिए आपके पास नहीं आया। तो क्या जवाब मिला जानते हैं? मुझे कृष्णा अय्यर ने कहा डॉक्टर यू गॉट द स्टे, बी हैप्पी। मैंने कहा मैं खुश होने के लिए नहीं आया हूं, इसमें 11 साल से इंतजार करने का कारण बताइए। इसमें ना आपको पुलिस की कोई रिपोर्ट की जरूरत है, इसमें कोई क्रिमिनल केस नहीं है, किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैंने फिर चैलेंज किया कि ये कानून राज्य सरकार ने बनाया और ये कानून जो है वो संविधान की मौलिक धारा 19(2)G के विरुद्ध है, इसीलिए आप इस कानून को अभी रद्द कर दें। मेरा जो अपील था वो इतना ही था कि ये कानून बनाया है, लेकिन ये कानून हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है और हमारा संविधान कहता है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में कोई भी कानून राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं बना सकती। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता का अधिकार कि आप किसी विषय पर अपने स्वतंत्र होकर विचार दे सकते हैं, बोल सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण कोई भी सरकार नहीं ला। इसी के अंतर्गत 19(2)G में हमने चैलेंज की। मैंने कहा ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो जज को मालूम है, संविधान क्या है, 19(2)G क्या है वो भी उसको मालूम है, कानून कैसे बना विधानसभा में। मैंने कहा वो तो 2 मिनट का फैसला देना था, ये तो करना इसको कौन सी कानून के खिलाफ देश को पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे स्टे दिया क्योंकि पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में हमारे देश के जज जाना नहीं चाहते हैं, सही होता। और ऐसे मैं आपको 27 उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई महानगर व्यापारी परिषद का नेता रहा और करीब 89 केस व्यापारियों के मैं खुद लड़ता रहा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं उसमें से 78 केस ऐसे हैं जिसका 11 साल में कभी नोटिस ही नहीं है, उसका हियरिंग ही नहीं है। अब मुझे बताइए ऐसी देश की न्याय प्रणाली हो, वहां पर अगर आज भी हम सब सोए रहेंगे तो आने वाले दिनों में कुछ लोगों की संपत्ति में, अभी मैं आपको बड़े का उदाहरण देता हूँ, बड़ा दुख होता है करते हुए। बाप ने अपनी प्रॉपर्टी बेटे को दी, 4 में से 1 बेटे को। वो जब सोसाइटी में लेटर लिखता है कि मेरे नाम से कर दो, तो सोसाइटी उसको बोलता है प्रोबेट करा देगा। और बिल को प्रोबेट कराना है, गया एडवोकेट के पास, एडवोकेट बोलते हैं 25,000 मेरी फी, 75,000 कोर्ट फी। अब मुझे बताइए इस देश में न्याय तंत्र के लिए 75,000 रुपया कोर्ट क्यों मांग रही है? लेकिन ये कानून है। यानी अगर आपको अपनी संपत्ति बाप अगर देता है, और एक केस के अंदर तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि 8 साल पहले नहीं सही जा रहा होगा, करीब 13-14 साल पहले की एक प्रॉपर्टी 70 लाख की थी, उसकी कीमत आज 7 करोड़ हो गई।
भाई झगड़ रहे थे, जब 10 साल तक झगड़ते रहे, परेशान हो गए, तीनों भाई ने निश्चय किया कि चलो कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं हमको केस विड्रॉ करना है। उसको आज केस विड्रॉ करने नहीं दिया जा रहा है। एडवोकेट और न्यायाधीश मान रहे हैं कि इसमें से 10% दे दो। यानी आने वाले दिनों में ये परिस्थिति सबकी होने वाली है और ये सत्य घटना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 लाख की संपत्ति 60 करोड़ की हो गई। आज एडवोकेट और जज तीनों भाई मिलकर विड्रॉ करने की एप्लीकेशन कर रहे हैं, कोर्ट उनका डेट ही नहीं दिया। अब उनको संपत्ति बेच के पैसे की आवश्यकता है, लेकिन कर नहीं पा रहे। एक तरह के उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हम सबका कर्तव्य बनता है, जितने भी यहाँ पर आए हैं, आने वाले दिनों में न्याय तंत्र के लिए विरुद्ध में जब आंदोलन होगा तो उसमें आप सब हमें सहयोग देंगे। या तो न्याय तंत्र स्वयं अपने आप को सुधार दे, और अगर न्याय तंत्र सुधार दे ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि आज तो डाली डाली पे गिद्ध बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सबका एक कर्तव्य बन जाता है कि जन जागरण अभियान में हम लोग जुड़े। इसी संदर्भ में आज हम बीकानेर आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बीकानेर की जनता भी न्याय तंत्र के लिए आगे आएगी और इस देश को सुंदर देश बनाना, न्याय देश बनाने के कार्य में सहयोग देगी, ऐसा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने सोसाइटी स्थापित करने का प्रक्रिया हमें अच्छे से बताया। अच्छा करने में भी सोसाइटी का विश्लेषण जरूरी हो जाएगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि लीला स्वामी को जो हमारे अध्यक्ष आदमी कर सके अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आए और अध्यक्ष उद्बोधन दें। मेरा ये निवेदन रहेगा कि हमें बताया कि न्यायिक व्यवस्था के साथ में ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं या मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से जो सुधार आम व्यक्ति चाहता है उसको चाहते हैं कि न्याय का क्यों नहीं क्रियान्वित करना है। मुझे मालूम पड़ा आज ऐसा कार्यक्रम होने वाला है, मुझे होने के लिए गुजरात में था, क्योंकि विषय कानून का था और शीघ्र न्याय इस समस्या से जुड़ा हुआ था। मैं तुरंत जैसे भी अवस्था में था यहाँ दौड़ के आया और आपसे कार्यक्रम सही होने वाला करना पड़ेगा, परंतु मैं उपस्थित लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं न्यायिक व्यवसाय में पिछले 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पुलिस अफसर के रूप में काम करने का मौका मिला है, न्यायाधीश के रूप में काम करने का मौका मिला है, तब मैं वकील के रूप में काम कर रहा हूँ। इस व्यवस्था के प्रति असंतोष है, समस्याएं काफी है। सरदार बताया, भाई अमीरान जी ने बताया, साहब ने बताया, सरकार ने बताया, देश की चिंताएं क्या है। हम न तो आंदोलन को दोष दे सकते, न सरकार को दोष दे सकते, हम अपने आप को दोष देना चाहिए और अपने आप में सुधार करना चाहिए, तभी व्यवस्था सुधरेगी। फिर भी क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा गहरी है, मैं अपने अनुभव से कुछ बातें बता सकता हूँ, इससे ये समस्या सुधर सकती है। केवल ये समस्या की सारी समस्या सुधर सकती है। हमारे देश को हम विश्व में पिछड़ा हुआ देश कहते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि देश पिछड़ा हुआ नहीं है, गरीब नहीं है, इसका ऑर्गेनाइजेशन गरीब है, इसका ढांचा काला वाला है, वो गरीब है। उदाहरण के लिए जैसे एक लड़की की शादी में हम 10 लाख खर्च कर सकते हैं, हम एक लड़की की शिक्षा 10 लाख खर्च कर, तो ये क्या ढांचा की दोष है इसके अंदर। इस देश की जो प्रमुख समस्याएं हैं आज वो मूल रूप में चाहे वो न्यायिक समस्या हो, चाहे पार्लियामेंट की हो, चाहे किसी और की हो, वो दो चीजों से जुड़ी हुई है। एक तो बढ़ती आबादी और शिक्षा का अभाव।